महामंत्री की पुत्री को बचाने का रहस्य। राज्य अवंतिका का राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसका दरबार विद्वानों, योद्धाओं और मंत्रीगणों से सुसज्जित था। महामंत्री चंद्रशेखर राजा के सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति थे। उनकी एकमात्र संतान थी कन्या विद्या, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। परंतु एक दिन ऐसा संकट आया जिसने न केवल महामंत्री को बल्कि पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। एक दिन दरबार की कार्यवाही के दौरान अचानक महामंत्री चंद्रशेखर भागते हुए राजा विक्रमादित्य के सामने आए। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। चंद्रशेखर आशंकित स्वर में, महाराज, मेरी पुत्री विद्या लापता हो गई है। सुबह तक वो अपने कक्ष में थी, परंतु अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। राजा विक्रमादित्य ने पूरे महल में खोजबीन करने का आदेश दिया। राजमहल के पहरेदारों से पूछताछ की गई, परंतु किसी ने विद्या को महल से बाहर जाते नहीं देखा था। यह बात स्पष्ट थी कि विद्या को किसी ने महल के भीतर से ही गायब किया था। कुछ ही समय बाद महामंत्री के कक्ष में एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र में लिखा था, विद्या हमारे कब्जे में है। अगर उसे जीवित देखना चाहते हो तो राजा विक्रमादित्य को राज्य का सिंहासन छोड़ना होगा। अगर हमारी शर्त नहीं मानी गई तो विद्या की मृत्यु निश्चित है। राजा विक्रमादित्य को यह चुनौती स्वीकार नहीं थी। उन्होंने शपथ ली कि वह विद्या को बचाकर रहेंगे और अपराधियों को उनके कर्मों की सजा देंगे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी खोज शुरू की। सबसे पहले उन्होंने महल के उन लोगों से पूछताछ की जो विद्या के आसपास रहते थे। एक सेविका ने बताया कि उसने विद्या को अंतिम बार महल के बगीचे में देखा था। विक्रमादित्य ने गुप्तचर विभाग को हर दिशा में भेज दिया। कई दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें एक साधु मिला जिसने बताया कि उसने एक घुड़सवार को एक लड़की को ले जाते देखा था। साधु ने बताया कि वह घुड़सवार काली पहाड़ी की ओर जा रहा था। काली पहाड़ी को राज्य का सबसे डरावना स्थान माना जाता था। वहां का रास्ता खतरों से भरा था और कहा जाता था कि वहां राक्षसों और तांत्रिकों का निवास है। विक्रमादित्य ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ काली पहाड़ी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घने जंगलों से गुजरते हुए उन्हें रात में खौफनाक आवाजें सुनाई दी। अंततः वे काली पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे। वहां एक खंडहर नुमा किला था। किले के अंदर से एक स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। राजा विक्रमादित्य ने किले में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि विद्या को एक कमरे में बंद कर रखा गया था। उसके चारों ओर जादू टोने की वस्तुएं रखी हुई थीं। तभी एक तांत्रिक प्रकट हुआ। उसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ हंसते हुए, राजा विक्रमादित्य, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। अब न तुम जीवित बचोगे और न ही विद्या। विक्रमादित्य ने अपने तलवार से भैरवनाथ पर आक्रमण किया। भैरवनाथ ने कई जादुई चालें चलने की कोशिश की, परंतु विक्रमादित्य की वीरता और साहस के आगे वह टिक नहीं सका। एक घातक वार के साथ विक्रमादित्य ने भैरवनाथ का अंत कर दिया। विद्या को बचाने के बाद विक्रमादित्य ने उससे पूछा कि उसे किसने कैद किया था। विद्या ने रोते हुए बताया कि यह सब राज्य के एक बड़े व्यापारी कुबेरनाथ की साजिश थी। विद्या, महाराज, कुबेरनाथ मुझे जबरदस्ती शादी करने के लिए बाध्य कर रहा था। जब मैंने मना किया तो उसने भैरवनाथ की मदद से मुझे किडनैप करवा लिया। विक्रमादित्य ने कुबेरनाथ को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसे दरबार में पेश किया गया, जहां उसने अपने पापों को स्वीकार किया। दरबार में विक्रमादित्य ने कुबेरनाथ को कड़ी सजा सुनाई। उन्होंने कहा, विक्रमादित्य, राज्य में किसी भी स्त्री पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये घटना हमें यह सिखाती है कि लोभ और अहंकार का अंत सदैव विनाश में होता है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखे। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और वीरता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजाजनों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करे। महामंत्री चंद्रशेखर ने अपनी पुत्री विद्या को सुरक्षित देख राजा को धन्यवाद दिया। विद्या मुस्कुराते हुए, महाराज, आपने मेरे प्राण बचाए। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह राज्य अवंतिका में फिर से शांति और न्याय की स्थापना हुई। राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। साहस, न्याय और निष्ठा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। सच्चाई और अच्छाई की जीत सदैव होती है। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य शिकार की खोज में जंगल में गए। वहां उनकी नजर एक ऋषि कन्या पर पड़ी और उसे देखकर वे मोहित हो गए। तभी ऋषि वहां आ पहुंचे। ऋषि ने कहा, शिकार करना पाप है राजन। विक्रमादित्य ने ऋषि को शिकार न करने का वचन दिया और उनकी कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। ऋषि ने अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य से कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद जब वे महल की ओर लौट रहे थे, तभी चित्रकूट नामक एक राक्षस
राक्षस उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ और रानी को पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिया। वह बोला, मैं तुम्हारी रानी को खा जाऊंगा राजन। अगर उसे बचाना है तो एक पहर के भीतर एक ब्राह्मण लड़के की बलि दो जो अपनी इच्छा से अपने प्राण दे दे और उसके माता पिता उसे मारते समय उसके हाथ पैर पकड़े। तभी विक्रमादित्य ने बेताल को याद किया। बेताल प्रकट हुआ। बेताल ने अपनी मायावी शक्तियों से कुछ ही क्षणों में एक लड़के को ढूंढ लिया जो बलि के लिए तैयार था। उसने अपने माता पिता को भी अपने बलिदान के लिए राजी कर लिया था। जैसे ही विक्रमादित्य उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़े, लड़का हंस पड़ा। ब्राह्मण लड़का परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष और अचरज से वह हंसा। ब्राह्मण लड़के को राक्षस को समर्पित कर विक्रमादित्य रानी को लेकर महल लौट आए। एक रात विक्रमादित्य ने स्वप्न में एक सुंदर कन्या को देखा जो समुद्र के बीच एक हीरे मोती से जड़े वृक्ष पर बैठी थी। विक्रमादित्य को उस कन्या से मिलने की मंशा हुई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ विक्रमादित्य ने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। कुछ ही देर में वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। उनकी नजर उस हीरे मोती से जड़े वृक्ष पर पड़ती है जो समुद्र के बीच दिखाई दे रहा था। विक्रमादित्य तैरकर वहां पहुंचते हैं। वह कन्या अब भी वहीं बैठी थी। विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया। कन्या ने कहा, मेरा नाम मृगांकवती है और मैं राजा गंधर्व विद्याधर की पुत्री हूँ। विक्रमादित्य ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। स्त्री ने कहा, आप जैसे महान राजा की रानी बनना सौभाग्य की बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को एक राक्षस के पास जाती हूँ जो मुझे निगल लेता है। आपको उस राक्षस को खत्म करना होगा। विक्रमादित्य ने तुरंत शर्त मान ली। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई। मृगांकवती रात को बाहर निकली। उसके साथ विक्रमादित्य भी गए और छिपकर उस राक्षस का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद राक्षस वहां आया और कन्या को निगल गया। यह देख विक्रमादित्य ने राक्षस पर हमला किया और अपनी तलवार से उसका पेट चीर मृगांकवती को जीवित बाहर निकाल लिया। विक्रमादित्य ने पूछा, देवी यह सब क्या है? इस पर मृगांकवती ने उत्तर दिया, मैं हर अष्टमी और चतुर्दशी के दिन यहाँ शिव पूजा करने आती थी और जब तक मैं घर नहीं लौटती मेरे पिता मेरी प्रतीक्षा करते। एक बार मुझे घर पहुँचने में देर हो गई। मृगांकवती ने बताया, जब मैं घर लौटी तो पिताजी बहुत गुस्सा थे और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मैं चतुर्दशी के दिन पूजा करने जाऊंगी तो एक राक्षस मुझे निगल लेगा, फिर मैं उसका पेट चीर कर बाहर निकल आया करूंगी। जब मैंने उनसे श्राप से मुक्त करने की विनती की तो उन्होंने कहा, जब उज्जैन के राजा मुझसे विवाह करने के लिए उस राक्षस का वध करेंगे तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। रानी को श्राप मुक्त कर विक्रमादित्य उन्हें अपने संग महल ले आए। अगले दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक भिक्षु आया। विक्रमादित्य ने उस भिक्षु का आदर पूर्वक स्वागत और सत्कार किया और उत्सुकता से उनकी इच्छा पूछी। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, राजन क्या आप मुझे संतुष्ट कर पाएंगे? राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आपकी हर इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ। फिर भिक्षु ने अपने पास रखा एक काला पात्र दिखाया और कहा, यदि आप इस पात्र को स्वर्ण मुद्राओं से भर दें तो मेरे लिए यह पर्याप्त होगा। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर अचंभित हुए। विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि पात्र को स्वर्ण मुद्राओं से भर दिया जाए। मंत्री ने जैसे ही स्वर्ण मुद्राएं पात्र में डाली वे अदृश्य हो गईं और पात्र खाली का खाली रह गया। धीरे धीरे पूरा राजकोष खाली हो गया।